आज मैं आपको बैंक साख सृजन की विधियाँ बताऊंगी। तो बैंक साख सृजन करने की कितनी विधियाँ हैं? दो। एक तो कागजी मुद्रा के निर्गमन के द्वारा, और कागजी मुद्रा का निर्गमन कौन करता है? रिजर्व बैंक करता है, ठीक है ना। और 1 रुपये का नोट कौन निर्गमित करता है? भारत सरकार। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के। और प्रारंभिक जमा और व्युत्पन्न जमाओं द्वारा भी साख का क्या होता है? निर्माण होता है। क्योंकि मैंने आपको एक बताया था पूर्ति करने वाले कौन कौन से होते हैं। तो एक मैंने बताया था रिजर्व बैंक, भारत सरकार, और तीसरा मैंने बताया था व्यावसायिक बैंकों की साख निर्माण प्रक्रिया, और चौथा बताया था जनता की बचतें। तो कागजी मुद्रा के द्वारा का निर्गमन तो कौन करता है? रिजर्व बैंक। और प्रारंभिक जमाओं से व्युत्पन्न जमाओं का निर्माण कौन करता है? व्यावसायिक बैंक है। तो भारत में नोट निर्गमन का एकाधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को है। रिजर्व बैंक न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर, न्यूनतम कोष प्रणाली मतलब आपको पता है भारत में कितना कोष रखना पड़ता है नोट निर्गमन के पीछे? 200 करोड़ रुपए का। कितने करोड़ का? 200 करोड़ रुपए का। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है भारत में नोट निर्गमन की कौन सी प्रणाली है, तो भारत में नोट निर्गमन करने की कौन सी न्यूनतम कोष प्रणाली है, जिसमें 200 करोड़ रुपए का कोष रखा जाता है, जिसमें 115 करोड़ रुपए की स्वर्ण और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियाँ सदैव रिजर्व बैंक के खाते में रहती है। इसकी सीमा को रिजर्व बैंक कितनी भी सीमा तक इसको नोट जारी कर सकता है। और इस प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले यानी कि न्यूनतम कोष प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ है? 1956 में हुआ है, ठीक है ना। तो एक नया क्वेश्चन बन गया कि भारत में कौन सी कोष प्रणाली है? न्यूनतम कोष प्रणाली है। कितना कोष रखा जाता है? 200 करोड़ रुपए का कोष रखा जाता है, जिसमें से कितने का स्वर्ण होता है? 115 का, और 85 करोड़ रुपए की क्या होती है? विदेशी प्रतिभूतियाँ होती हैं, ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा है इस प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? 1956 में किया गया था। तो कागजी मुद्रा के निर्गमन के द्वारा भी नोट निर्गमन किया जाता है, ठीक है ना। और व्युत्पन्न जमाओं के द्वारा भी साख का सृजन किया जाता है। व्युत्पन्न जमाओं के द्वारा कैसे करते हैं? इसमें नगद ना देकर खाते में ही जमा करवाया जाता है, ठीक है ना। और जो भी काम हो रहा है वो अपने चेक के द्वारा होता है। तो बैंक मुद्रा तथा साख मुद्रा का संबंध बैंकों के पास जमा की गई छोटी छोटी बचत राशियों से आता है, जो चेक द्वारा निकलवाई जाती हैं, और ये राशि मांग पर देय होती है। इन्हें मांग जमाएं कहते हैं। मांग जमाओं का अर्थ मैंने आपको बताया। मांग जमाएं किसे कहती हैं? जो बैंक में अपना रुपया जमा कराता है, बाद में वो चेक के द्वारा या किसी भी रूप में अपना पैसा वापस प्राप्त करता है, उसे मांग जमा कहते हैं। बैंक जितना अधिक ऋण देते हैं उतना ही साख का क्या होता है? सृजन होता है। इसलिए कहा जाता है कि ऋण जमाओं को जन्म देते हैं और जमाएं ऋणों को जन्म देती हैं। ये तो एक क्वेश्चन हुआ। लेकिन जो है आपकी साख सृजन प्रणाली किस तरह से साख का सृजन होता है वो मैं आपको इसके द्वारा बताती हूँ। तो एक है क्वेश्चन आपका निबंधात्मक ही है, बैंकों के साख सृजन प्रक्रिया को सविस्तार से समझाइए। तो आपको पता है कैसे इसको समझाना है। तो इसको समझाने के लिए पहले मैं टेबल बता देती हूँ। आप ये मान के चलो ये एक टेबल बनाएंगे अपन, ठीक है ना। इसमें 4-5 चरण बताए हैं। वैसे तो कितने चरण होंगे, यानी 10,000 रुपया बैंक में जमा होता है तो बैंक जो है इस 10,000 से कितने रुपए का लेती है? 50,000 भी कर सकती है। समझ में आया ना? मतलब कई गुना उससे रुपया जमा अधिक कर सकती है। कैसे? ये तो एक जमाएँ हैं, है ना, परिसंपत्तियाँ एसेट्स हैं। एक तरफ अपन देयता यानी लायबिलिटीज़ लिखेंगे, ठीक है ना। इसको अपन इस तरह से लिखेंगे। 5 चरण बताए हुए हैं आपको, यहाँ पर 5 ही चरण बताए। 10 चरण होंगे तो इसको 1 लाख रुपए बना देगा। 10 गुना बना सकता है वो अपनी राशि को, ठीक है ना। इस टेबल को समझोगे थ्योरी अपने आप समझ में आ जाएगी। अब आपने सबसे पहले कितने रुपए जमा कराए हैं बैंक में? 10,000 रुपये जमा कराए हैं। कितने जमा कराए हैं? जमा 10,000 रुपये कराए। मैंने आपको बताया हुआ है, क्या बताया है कि बैंक जो है उसका कुछ परसेंट भाग नगद कोष में रखती है, क्योंकि जो भी बैंक में रुपया जमा कराता है वो कभी भी अपना वापस लेने आ सकता है, तो बैंक उसको देने से इनकार नहीं करती है। और ये भी माना जाता है कि जितने भी ग्राहक होते हैं वो एक ही दिन अपना सारा रुपया भी नहीं निकालते हैं। मतलब ये भी माना जाता है कि सारे ग्राहक एक साथ रुपया भी नहीं निकालते हैं। और ये भी है कि कोई भी ग्राहक अपना रुपया लेने आ सकता है। तो उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए? नगद कोष में रुपया होना चाहिए। तो प्रत्येक जमा का वो कितने परसेंट अपने पास कोष रखती है? 20% कोष रखती है। अब आ जाओ आप पहली चीज़ पर। ये है आपकी जमाएँ कितने रुपये है? 10,000 रुपये। किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये जमा कराए।
अब बैंक उस 10,000 का 20% अपने पास रख लेती है, तो 10,000 इंटू 20/100 करेंगे तो कितना आएगा, 20×5 और 5 से काटेंगे तो 2,000 रुपये उसने अपने पास रख लिए। बैंक ने 10,000 में से 2,000 रुपये अपने पास रख लिए, बचे क्या उसके पास, 8,000 रुपये। क्या बचा, 8,000 रुपये। तो अब वो 8,000 रुपये किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे देगा, है ना समझ में से। तो इस 10,000 में से 2,000 घटा के बैंक कितने रुपए, क्योंकि वो सारा रुपया तो अपने पास नहीं रखेगा, तो 10,000 किसी ने जमा कराए थे, अब उसमें से 2,000 रुपये अपने पास रखकर शेष धन कितना हुआ, 8,000 रुपये उसने अपने किसी भी ग्राहक को दे दिए। अब वो ग्राहक नगद नहीं लेता है, ग्राहक के क्या करना है, मैंने आपको इस वाले प्रक्रिया में बताया है, कोई भी काम नगद में नहीं हो रहा है, उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ए नाम का एक व्यक्ति है, ये मान के चलो, तो ए नाम के एक व्यक्ति को उसने कितने रुपए दे दिए, उधार के रूप में 8,000 रुपये दे दिए, 8,000 रुपये दे दिए। अब ये ए नाम का व्यक्ति, ये मान के चलो एल नाम का व्यक्ति है, कोई दूसरा व्यक्ति है, उसने उसको चुकाने के लिए दिए, उसको 8,000 रुपये दे दिए। तो यहाँ तो उधार नगद ना देकर ए व्यक्ति के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया है, खाते में ट्रांसफ़र कर दिया है, कितने रुपए ट्रांसफ़र किए, 8,000 रुपये। अब ए नाम के व्यक्ति ने, कोई एल नाम का व्यक्ति है, ये मान के चलो, उसको 8,000 रुपये दे दिए, और वो भी नगद नहीं दिए, 8,000 रुपये उसके खाते में जमा कर दिए। अब वो अपने पास रुपया तो रखेगा नहीं, उस एल नाम के व्यक्ति ने बैंक में कितने रुपये जमा करा दिए, अपने पूरे 8,000 रुपये जमा करा दिए। उसने कितने रुपये जमा करा दिए, ये 8,000 रुपये। अब बैंक के पास कितने रुपये आ गए, 8,000 रुपये। अब बैंक क्या करेगा, इस 8,000 रुपये का 20% अपने पास रखेगा, 20×5 और 5×5 30, यानी 1,600 रुपये अपने पास रखेगा, ठीक है ना। उस 1,600 रुपये को अपने पास रखकर शेष धन उधार फिर वापस से दे देगा। तो 8,000 में से 1,600 घटाए तो 6,400 रुपये उसने बी नाम के व्यक्ति को दे दिए। यहाँ तो ए नाम के व्यक्ति को दिए, अब उस बी नाम के व्यक्ति को नगद ना देकर कैसे दिया, उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो बी नाम का व्यक्ति है, उसने एक एम व्यक्ति मान लो, किसी भी एम नाम के व्यक्ति को क्या कर दिया, उधार मतलब दे दिया। उसने उससे लिया होगा, कोई काम करवाएगा, क्योंकि ये तो प्रक्रिया है, एक चैन सिस्टम चलती रहती है, वो उससे लेता है, वो उससे लेता है। तो उसने 6,400 रुपये एम नाम के व्यक्ति को दिए, व्यक्ति को नगद ना देकर कैसे दिया, उसको दे दिया, ट्रांसफ़र करवा दिए। अब उस एम नाम के व्यक्ति ने क्या किया, अपने पास तो रखा नहीं, कहाँ पर, अपने खाते में ट्रांसफ़र करवाया, यानी उसके पास कितने रुपये हो गए, 6,400 रुपये। अब बैंक के पास एक जमा के रूप में कितने रुपये आ गए, 6,400 रुपये आ गए। बैंक उस 6,400 का वही 20% अपने पास रखेगी, 1,280 रुपये रखेगी, और उसमें से 1,280 घटाकर 6,400 में से 5,102 रुपये सी नाम के व्यक्ति को दे देगी। सी नाम का व्यक्ति एफ नाम के व्यक्ति को फिर 5,120 रुपये जमा कराएगा। इस प्रकार से ये एक प्रक्रिया चलती रहती है, समझ में आया ना। यानी 10,000 का कुछ % अपने पास रखा, शेष धन उधार दे दिया, फिर वो उधार जमा ना, मतलब नगद ना दिया जाकर खाते में जमा किया गया, और फिर वो व्यक्ति के खाते में आ गया, फिर उसका भी अपने पास % रखा, फिर नेक्स्ट व्यक्ति को उधार दे दिया। इस प्रकार से कुल जमा देखो, तो कुल कोषानुपात इस तरह से आप करोगे, ये ऐसे करता चला जाएगा। ऐसे उसने किया कि टोटल जो डिपॉजिट है उसके पास 50,000 रुपये हो जाएगा। कहाँ उसने 10,000 रुपये जमा कराए थे, अब उसके पास 50,000 रुपये जमा हो जाएंगे, किसके पास, बैंक के पास। और ये नगद कोष में कितने रुपये आ जाएंगे उसके पास, नगद कोष में, खाते में तो 50,000 आ गए, और नगद कोष में कितने आ गए, 10,000 रुपये आ गए। और व्युत्पन्न जमा, जो 10,000 से कितनी उत्पन्न जमा हुई थी, कोष में तो उसने 10,000 रुपये रख लिए ना, उसके कैश अपने पास कितने हैं, 10,000 रुपये हैं मात्र। पहले कितने आए थे जमा, 10,000 ही आए थे, आप देख रहे होंगे। अब इस 50,000 में से कुल कोषानुपात कितना हुआ, कि टोटल डिपॉजिट, टीडी का मतलब टोटल डिपॉजिट कितना हुआ, 50,000, उसमें से कैश रिजर्व रेशो कितना रखा उसने अपने, 10,000 रखा। 50,000 में से 10,000 घटाए तो व्युत्पन्न जमा कितनी हो जाती है आपकी, 40,000 रुपये हो जाएंगी। कुल मिला के इसका एक सूत्र भी है, यानी कि 1/CRR, इसको लिखते हैं CR मतलब कैश रिजर्व रेशो, 1/C लिख लेना, इसमें नहीं लिखा गया है, मिसप्रिंट हो गया है। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो, और कैश रिजर्व रेशो कितना है, 20% है, ठीक है ना। और डिपॉजिट इंटू कितना है, डिपॉजिट। अब आप देखो 1/20%, 20 हो गया, और डिपॉजिट कितना था, 10,000 रुपये था, समझ में आया ना। तो 1/20 इंटू कितना हो गया, ये 10,000,
और ये 20 को ऊपर 100 चढ़ जाएगा क्योंकि प्रतिशत नीचे आएगा, तो 10 का 1 लाख रुपया हो गया और 20 का भाग आप यानी कि आप गुणा करना, इस 10,000 का गुणा किससे करोगे, 100 से करोगे। 100 से करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 करोड़ हो जाएगा, और इस 1 करोड़ में 20 का भाग लगा दोगे। CRR कितने परसेंट है, 20%, तो आपके पास कितने रुपए आ जाएंगे, 50,000 रुपये आ जाएंगे। तो टोटल जमा कितनी हो जाएगी आपकी, 50,000। तो सूत्र के द्वारा यानी 1/CRR, 1/CRR इंटू डी का मतलब डिपॉजिट करके आप कितने रुपए निकाल सकते हो, 50,000 रुपये निकाल सकते हो। साख का सृजन, तो 10,000 रुपये से उसने कितने रुपए का सृजन कर लिया, 50,000 का। अब मैं आपको इसके द्वारा बताती हूँ, जो मैंने बोला है वो जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ इसमें ही। तो बैंक अपनी प्रारंभिक जमा का कुछ प्रतिशत नगद कोष में रखकर शेष धन उधार देते हैं। इस प्रकार प्रारंभिक जमाओं से प्राप्त राशियों से ऋण खाता खोलकर ऋण राशि जमा करता है। प्रारंभिक जमा से कई व्युत्पन्न जमाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये व्युत्पन्न जमाएं साख जमाएं कहलाती हैं। साख सृजन की प्रक्रिया को हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। माना कि एक व्यापारिक बैंक में प्रारंभिक जमा में कितने रुपए जमा कराए, 10,000 रुपये। 10,000 का 20%, 10,000 इंटू 20/100 करा तो कितने रुपये हो गया, 2,000 रुपये हो गया। शेष धन 10,000 में से 2,000 लेस कटे, कितने रुपये हो गए, 8,000 रुपये। 8,000 रुपये को वो ऋण के रूप में दे देती है। अब दूसरे चरण में क्या किया, अब 8,000 रुपये पुनः 20% यानी 1,600 रुपये नगद कोष में रखेगी। शेष राशि को फिर 6,400 रुपये किसके रूप में दे देगी, ऋण के रूप में दे देगी। फिर मैंने आपको बताया था वो 6,400 रुपये जिस भी व्यक्ति को दिया गया है वो कहाँ कर जमा करा देगा, बैंक में जमा करा देगा। तो अब इन 6,400 रुपये में से बैंक पुनः 20% यानी 1,280 रुपये नगद कोष में रखकर पुनः शेष राशि 5,150 रुपये का ऋण दे देती है। इस प्रकार बैंक तीसरे व्यक्ति को 5,120 रुपये ऋण स्वीकृत कर देता है और उसके खाते में यह राशि जमा कर देता है। इस प्रकार प्रारंभिक जमा 10,000 रुपये थी। जमा चालू राशि से बैंक साख सृजन की यह प्रक्रिया चालू करते हैं और व्युत्पन्न जमा के माध्यम से बैंक प्रारंभिक जमा से अधिक धनराशि साख प्रदान कर देते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक बैंक अपनी प्रारंभिक जमाओं का 5 गुना साख सृजन नहीं कर लेते। यहाँ भी मैंने आपको 5 गुना करके दिखाया है। इस सूत्र को ज़रूर याद कर लेना, आप निकाल के देखना कॉपी में। 1/CRR इंटू डिपॉजिट, तो 1/20, 20% नीचे है तो परसेंट जहाँ भी होता है तो वो नीचे का ऊपर 100 जाएगा और यहाँ पर जमा कितने आ जाएंगे, 10,000। उससे आप करके देख लेना और फिर ये टेबल आपको बनानी पड़ेंगी। नहीं आए समझ में तो पूछ लेना, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, साख सृजन की सीमाएं। बैंक मोस्ट क्वेश्चन है, इस बार बोर्ड में आया है। बैंक असीमित मात्रा में साख सृजन नहीं कर सकते। अनेक आर्थिक दशाओं का इस प्रकार सीधा प्रभाव पड़ता है। बैंकों की साख सृजन की प्रक्रिया कुछ सीमाएं इस प्रकार है। बैंकिंग विकास का स्तर, जिन देशों में बैंकिंग सेवाएं पर्याप्त विकसित नहीं है वहाँ बैंकों की साख सृजन क्षमता कैसी होती है, सीमित होती है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ बैंकों का विकास होना जरूरी है। जहाँ बैंक ही नहीं है तो वहाँ पर साख सृजन नहीं हो पाता है। तो आम लोगों में यदि बैंकों में बैंकिंग आदत नहीं होती है तो भी साख सृजन नहीं हो सकता है। व्यावसायिक व औद्योगिक विकास का स्तर, जो देश उच्च औद्योगिक विकास को प्राप्त कर चुके हैं वहाँ बैंक लेन देन विकसित होने से साख सृजन क्षमता अधिक होती है। यानी जो आपके समृद्ध देश हैं वहाँ पर तो साख सृजन क्षमता अधिक है और जो विकासशील देश है वहाँ कम होती है। और केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति, सरल मौद्रिक नीति देश में साख सृजन को बढ़ावा देती है। ये साख सृजन की सीमा इस बार बोर्ड में आया है, ठीक है।